गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल संदीप स्टडी सेंटर। पिछली क्लास में हमने कल्चरियों की प्रशासनिक व्यवस्था पे बात करना प्रारंभ किया था और वहाँ के कुछ टॉपिक्स आपके बचे हुए थे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है उसके अंतर्गत हमने उनके प्रमुख अधिकारियों के बारे में देख लिया है, उसके अंतर्गत हम उनके सैन्य व्यवस्था के बारे में देख लिया है, साथ में पुलिस व्यवस्था के बारे में भी देख लिया है। आज की इस क्लास में हमने कौन कौन से टॉपिक पे बात करनी है उसको एक बार देखेंगे। हम लोग कल्चरियों की प्रशासनिक व्यवस्था पे बात करते हुए जो हमने बात किया था, एक तो उनके अधिकारी गणों पे, ठीक है, अधिकारी, ठीक है, गणों पे बात की है। सेकंड चीज़ वहीं पे हमने देखा था सैन्य व्यवस्था, और साथ में हमने देखा था ठीक पुलिस व्यवस्था कि उनकी सैन्य व्यवस्था कैसी थी, उनकी पुलिस व्यवस्था कैसी थी। हालांकि मैं चाह रहा था कि आज आपको रिवाइज करा दूँ, ठीक है, फिर मैं सोच रहा हूँ कि भाई उसकी वीडियो डल ही गई है तो उसको जाके आप देखेंगे, ठीक। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा कि आप इस वीडियो को समझने के लिए पहले उसको आपको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसको आप सेपरेट ढंग से भी समझ सकते हो, ठीक है। इसकी चिंता ना करें, क्योंकि इसके जो सब टॉपिक्स होंगे, जैसे हम लोग अब स्थानीय प्रशासन पे बात करेंगे, फिर राजस्व व्यवस्था पे बात करेंगे, ठीक है। फिर आगे आप जाओगे तो फिर राजस्व व्यवस्था के बाद इनकी सामाजिक स्थिति हो गई, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, है ना, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो उसके अलग से उसको एक्सप्लेन करेंगे तो इतने ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि पिछली वीडियो का फ़र्क वहाँ पे पड़े, मतलब पिछली वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा तब वो लिंक हो, ठीक। सेपरेट भी समझ में आपको आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट करो, उसके बाद जो है आप इसके जो पहले वीडियो डाला है उसको देख लेना। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे इसके अंतर्गत वो रहेगा स्थानीय प्रशासन। क्या रहेगा? स्थानीय प्रशासन होगा। उसके बाद हम लोग राजस्व व्यवस्था पे बात करेंगे, यही सबको जोड़ लेंगे जितने भी उसके बचे हुए जो टॉपिक है। फिर हम लोग सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पे बात करेंगे। शिक्षा एवं साहित्य भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग स्थानीय प्रशासन के साथ। तो कल्चुरी कालीन जो स्थानीय प्रशासन थी वो कैसी थी? तो कल्चुरी काल में स्थानीय प्रशासन के संचालन के लिए एक संस्था कार्यरत थी और उस संस्था का नाम, ठीक है, पंचकुल था। तो यहाँ से आप अच्छे से देखने की कोशिश करना। स्थानीय प्रशासन इसके संचालन के लिए याद रखना एक संस्था कार्यरत थी जिसे पंचकुल कहा जाता है, ठीक। एकदम अच्छे से सुनना, समझ में आ जाएगा, याद हो ही जाएगा। पंचकुल थी। पंचकुल जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें सदस्यों की संख्या 5 रही होगी, ठीक है। तो ये संस्था थी जो कि स्थानीय प्रशासन के संचालन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ये पूछा जाता है जिसे क्या कहते थे? पंचकुल कहते थे। इसमें सदस्यों की संख्या 5 होती थी, सामान्यतः 5 होती थी, कहीं कहीं पे 10 भी देखने के लिए मिल जाते थे, ठीक है। इसलिए लिखा रहता है, आपकी किताब में भी लिखा रहता है कि इसकी सदस्य संख्या 5 से 10 थी, लेकिन आपको याद रखना है जनरली 5 होती थी, कहीं कहीं आपको 10 देखने के लिए मिल जाते थे। इसके प्रमुख, अब इसकी संस्था है, ठीक है, संस्था है तो इसके प्रमुख होगा। इसके प्रमुख को महत्तम कहते थे। क्या कहते थे? महत्तम, ठीक है। और जो सदस्य की आप बात करते हो जिनकी संख्या 5 से 10 थी या फिर जनरली 5 होती थी, ठीक है, इन्हें महत्तर कहा जाता था। क्या? महत्तर। और इस महत्तर का चुनाव, मतलब इन महत्तरों का चुनाव, सदस्यों का चुनाव गांव एवं, है ना, नगरों से किया जाता था, उसकी जनता के द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो याद रखना 5 से 10 सदस्य की संख्या होती थी जिसे महत्तर कहते थे, जिसका चुनाव गांव की जनता के द्वारा किया जाता था, ठीक। तो ये तो रहा किसके बारे में? पंचकुल के बारे में। अब हम लोग स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत बात करते हैं। इसमें याद रखना स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत इसको आप 3 भागों में बांट के देख सकते हो। स्थानीय प्रशासन को कितने भागों में? 3 भागों में आप बांट के देख सकते हो। जैसा कि है क्या? गढ़ व्यवस्था, ठीक है। इसके अंतर्गत और जाओगे, गढ़ व्यवस्था के बाद हमने जो बात करी थी अगली, ठीक, वो रहेगा आपका बरहो। फिर आपने बात की थी इसकी प्रशासनिक इकाई ग्राम, जो कि इस काल की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। क्या थी? ग्राम। तो स्थानीय प्रशासन किस हिसाब से बांट के देखा जा सकता है? जैसा कि आपको पता है प्रशासन की जब सबसे छोटी इकाई ग्राम, इसका जो मुखिया होता था उसे गौटिया कहा जाता था, ठीक है। गौटिया जो है बरहो की मुखिया जो कि होता था तालुकाधिपति, ठीक है, या फिर दाऊ, इसके अधीन कार्य करता था, ठीक है। अब गढ़ व्यवस्था, याद रखना गढ़ व्यवस्था, इसके प्रमुख को दीवान या फिर, ठीक है, दीवान या फिर गढ़ाधिपति कहा जाता था, जिसके अधीन तालुकाधिपति कार्य करता था, ठीक है, ठीक। तो गढ़ व्यवस्था के जो प्रमुख होता था उसे दीवान कहते थे, ठीक है, उसे गढ़ाधिपति कहा जाता था, ठीक। अब उसके अधीन कौन होता था? जो आपके बरहो है, बरहो, जिसके प्रमुख को तालुका या फिर तालुकाधिपति या फिर उसे दाऊ कहा जाता था, ठीक है, इसके अधीन होता था। और इसके अधीन कौन होता था? ग्राम का गौटिया।
तो ये तो रहा स्थानीय प्रशासन के, इसके आप बांट के जो देखेंगे इसकी बात यहीं पे याद रख लेना, ठीक है। स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत ब्रह्मदेव के शिलालेख, कौन? ब्रह्मदेव, कलचुरी शासक ब्रह्मदेव, इसके ठीक याद रखना, खल्लारी अभिलेख लिख लो। खल्लारी अभिलेख गढ़ व्यवस्था के बारे में जानकारी देने वाला, क्या? गढ़ व्यवस्था के बारे में जानकारी देने वाला एक महत्वपूर्ण, इसको लिख लेना, एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, ठीक है। और आपको ये भी पता है, पहले मैंने भी बताया था, रायपुर और फिर आपके रतनपुर, ठीक है, इन दोनों के अंतर्गत 18 गढ़, ठीक है, विभाजित थे। इस प्रकार 36 गढ़ों के नाम अब आपको याद रखना है। 36 गढ़ों के नाम अब आपको याद रखना है। मैं चाह रहा हूं कि 36 गढ़ों के नाम आपको मैं ग्रुप में भेजूं, ठीक है। तो रतनपुर के अंतर्गत कौन कौन से 18 गढ़ थे, रायपुर के अंतर्गत कौन कौन से 18 गढ़ थे, सभी नाम आपको ग्रुप में भेजे जाएंगे। तो ये तो रहा स्थानीय प्रशासन। इसके अंतर्गत आप ग्राम प्रमुख को रख सकते थे, नगर प्रमुख का नाम रख सकते थे। जैसा कि आपको पता है ग्राम प्रमुख को क्या कहते थे? ग्रामकूट कहा जाता था। उसी प्रकार आप नगर प्रमुख की बात करते हो, नगर प्रमुख को क्या कहते थे? पूर्व प्रधान। मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि इसको रख सकते थे। पहली क्लास में मैंने बताया था जितने भी अधिकारियों के नाम है, जितने भी मंत्रियों के नाम है, ठीक है, वहाँ पे जिक्र हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ कि स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत आप जब इतनी चीज़ों पे बात करोगे तो इसमें इसको मेंशन कर सकते हो कि ग्राम प्रमुख को ग्रामकूट कहा जाता था, ठीक है, और लिखते नगर प्रमुख या फिर हाँ है ना, उसको पूर्व प्रधान कहा जाता था। तो ये तो रहा इनकी स्थानीय प्रशासन के बारे में, ठीक है। याद रखना 36 गढ़ों के नाम, रायपुर के अंतर्गत 18 और फिर आपके रतनपुर के अंतर्गत जो 18 गढ़ है, इनके नाम आपको ग्रुप में भेजे जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं स्थानीय प्रशासन के बाद। और अब तक आपकी जो बात हो चुकी है पिछली वीडियो के साथ मैं मिला के बोलूँ तो अधिकारियों की बात हो चुकी है, सैन्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ठीक है, और आपके जो है स्थानीय प्रशासन, न्याय व्यवस्था पे भी बात हुई है, ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं जो अगला आपका टॉपिक रहेगा राजस्व व्यवस्था पे। किस पे? राजस्व व्यवस्था, इस पे हम लोग बात करते हैं। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत आप देखेंगे तो इसमें आपको भूमियों का वर्गीकरण देखने को मिलेगा। इस काल में, कलचुरी काल में 3 प्रकार के, ठीक है, 3 प्रकार के भूमियों का, ठीक, उल्लेख मिलता है। एक था खालसा भूमि की जिक्र होगी। एक आगे जाएंगे आप, इसके आगे आप देखेंगे तो जमींदारी है, ठीक है। उसके बाद आपको रियासती। ये 3 प्रकार की भूमियों का उल्लेख हमें कलचुरी काल में देखने के लिए मिलता है। खालसा भूमि मतलब ये हो जाएगा सरकारी भूमि। सरकारी भूमि को खालसा भूमि कहते थे। सरकारी भूमि मतलब ये किसके नियंत्रण में होगा? शासकों के नियंत्रण में होगा। ये शासकों के नियंत्रण में होता था। जमींदारी नाम से स्पष्ट है, जो जमींदारी क्षेत्र था इसे रियासती क्षेत्र कहते थे, ठीक। ये जो है जमींदारों के नियंत्रण में होता था, इसके अधीन में होता था। इसके बदले जमींदार जो है शासकों को कर अदा करते थे, टैक्स ये पटाते थे, क्लियर है। और टैक्स का निर्धारण आप आगे देखेंगे तो जमाबंदी विभाग का जो प्रमुख होता है महाप्रमात्री, वो निर्धारण करेगा। राजस्व विभाग के प्रमुख के बारे में यहाँ पे आप जिक्र कर सकते हो, जो कि कौन होता था? महाक्षपटलिक, ठीक है, आपको याद होगा। और रियासती क्षेत्र ये जो है सामंतों एवं छोटे राजाओं, क्या? सामंतों एवं छोटे राजाओं, इनके अधीन में होता था, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। यहीं पे लिख लेना जो अभी मैंने आपको कहा था, जमाबंदी विभाग प्रमुख, क्या? जमाबंदी विभाग, इसके प्रमुख अधिकारी उसको क्या कहते थे? महाप्रमात्री, ठीक है, महाप्रमात्री होता था, जो कि भू लगान का निर्धारण करता था, क्लियर है। यहीं पे आप राजस्व विभाग प्रमुख की बात कर लो। राजस्व विभाग प्रमुख कौन होता था? महाक्षपटलिक, ठीक है। उस वीडियो को जाके जरूर देख लेना, सभी अधिकारियों का नाम वहाँ पे आपको मिलेगा। मैं तो ये टॉपिक आ गया है राजस्व व्यवस्था वाला, तो इसमें 2 चीज़ों के यहाँ पे उल्लेख कर दिया हूँ, ठीक है। अब जब उस वीडियो को देखोगे तो वहाँ पे सभी चीज़ों के नाम लिखा हुआ है। तो ये रहा राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत इतनी चीज़ें याद रखना। इसी के अंतर्गत याद रखना इनके जो आय का प्रमुख स्रोत था, आय का मुख्य स्रोत कलचुरी काल में आप देखोगे तो वो था भूमि कर। इसके अतिरिक्त आप खान कर देखते हो, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे चारागाह कर हो गया, खान कर, चारागाह कर, बाग बगीचा कर, ये भी इनके आय के मुख्य स्रोत थे। लेकिन सब सर्वप्रमुख स्रोत बोला जाए तो वो भूमि कर था। क्या था? भूमि कर। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, जो हमने टैक्स की यहाँ पे बात की, जिसका जो निर्धारण है जमाबंदी विभाग के द्वारा किया जा रहा है, मतलब उसके प्रमुख के द्वारा किया जा रहा है, जो कि महाप्रमात्री है। लेकिन कृषकों का क्या?
जो आप कृषक देखते हो, ठीक है, गांव के कृषक, ये टैक्स कैसे पटाएंगे? इसके लिए याद रखना, गांव के जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? गौटिया। और कृषकों से जो प्रत्यक्ष संबंध होगा, ठीक है, वो किसका होगा? गौटिया का होगा। यही कारण है कि कृषकों से गौटिया टैक्स लेता था, मतलब टैक्स को वसूलता था, लेता था नहीं, और राजा को वो जो है भेज देता था, जो सरकार है, सरकार मतलब शासक ही सरकार होगा, ठीक है। तो गौटिया जो है, जिसका संबंध, प्रत्यक्ष संबंध कृषकों से था, चूंकि वो गांव का प्रमुख है, गांव में रहता है, तो उसका प्रत्यक्ष संबंध होगा। यही कारण है कि वो कृषकों से, ठीक है, अब इनके निर्धारण करने के बाद इतनी टैक्स लेना है तो टैक्स लेता था, मतलब वसूलता था, और जो है वो राजा को भेज देता था। इतनी बातें याद रहेगी। इस टाइम में भूमि की जो मापन है, याद रखना, भूमि का मापन, इसको अच्छे से लिखना है ना, भूमि का मापन, भूमि के मापन याद रखना हल से किया जाता था। अब हल से कैसे करेंगे? एक बैल के द्वारा जोती जाने वाली जो भूमि होती थी उसका एक हल कहा जाता था, मतलब उसको एक हल कहा जाता था, और एक हल के बराबर 1 एकड़ होता था। तो भूमि का निर्धारण करना, मतलब उसका मापन करना है, तो ये हल से किया जाता था। जैसे कि आपके पास 15 एकड़ खेत है, मतलब ज़मीन है, भूमि है, ठीक है, तो वो 3 हल हो जाएगा, ठीक है, 3 हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से मापा जाता था। यदि आपको मंडी, याद रखना, मंडी में उस टाइम पे सब्जी बेचनी होती, अगर आप उस टाइम पे होते और आपको वहाँ पे सब्जी बेचने जाना होता, ठीक है, तो याद रखना इसके लिए परमिट लेना पड़ता आपको। उस परमिट का नाम युगा था। क्या? युगा। इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये तो रहा इनके राजस्व व्यवस्था के बारे में। इसके पहले मैंने आपको बताया है इनके स्थानीय प्रशासन के बारे में, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं और इसके बाद बात करते हैं सामाजिक स्थिति के बारे में। आपको पता है सामाजिक स्थिति कितनी अच्छी थी, ठीक है, कितनी अच्छी थी, इसको जानने के लिए उनकी महिलाओं की स्थिति को जानना होता है। अगर महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, इसका मतलब यह है कि उनकी सामाजिक स्थिति काफ़ी अच्छी रही होगी, ठीक है। और साथ में हम लोग वहाँ पे वर्ण व्यवस्था भी देख लेंगे। तो अगले जो आपका जो सब टॉपिक्स हो जाएगा, ठीक, वो सामाजिक स्थिति हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिटने में दिक्कत हो रहा है फिर से, ठीक है। कोशिश करना थोड़ा सा समझ, ऐसी आवाज़ सुन के समझने की और थोड़ा सा लिखने का। अगर आप नोट्स बना रहे हो, मैं प्रॉपर बोलूँगा, ठीक, हालांकि यहाँ पे कम लिखूँगा, तो आप उसको सुन के लिखने की कोशिश करना। सामाजिक स्थिति, कलचुरीकालीन सामाजिक स्थिति आपको बोले तो मैं यहाँ पे महिलाओं की स्थिति से पहले वर्ण व्यवस्था पे बात करना चाहूँगा। किस पे? वर्ण व्यवस्था पे, क्योंकि ये प्रचलन में था। सामाजिक स्थिति के अंतर्गत देखेंगे कलचुरी काल में वर्ण व्यवस्था बिल्कुल ये प्रचलन में था, वर्ण व्यवस्था प्रचलित था, प्रचलन में था, किंतु वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं था। इसका मतलब यह है कि वर्ण व्यवस्था उदार था। इसका भी मतलब यह है कि सभी वर्णों को महत्व दिया जाता था, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था प्रचलन में था किंतु कठोर नहीं था। मतलब क्या था? उदार था। क्षत्रियों के साथ इस बात की पुष्टि ऐसी होती है क्योंकि क्षत्रियों के साथ साथ सभी वर्णों को, जैसे वैश्य हो गया, ठीक है, जैसे आपके ब्राह्मण हो गए। लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली बात ये भी है कि शूद्रों को उल्लेख जो है यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर कह रहा हूँ वर्ण व्यवस्था प्रचलन में था, ठीक, लेकिन वो कठोर नहीं था, वो उदार था। मतलब सभी वर्णों को महत्व दिया जाता था। क्षत्रियों के साथ साथ वैश्य ब्राह्मणों को भी महत्व दिया जाता था। क्षत्रिय तो उच्च पद पर थे ही, ठीक है, लेकिन साथ में वैश्यों एवं ब्राह्मणों इनको भी उच्च पद, याद रखना, प्राप्त था। इसकी पुष्टि कैसी होगी? जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से देखना, इनके जो सामंत था, क्या? वल्लभराज, वो खुद एक वैश्य थे। इनके सामंत कौन था? वल्लभराज, जो कि खुद एक, ठीक है, वैश्य थे। आपने मंत्री गंगाधर के बारे में सुना है। किसके बारे में? गंगाधर। जब मैं बार बार बोलता था, ठीक है, ब्राह्मण गंगाधर, ठीक है, ब्राह्मण गंगाधर, ऐसी मैंने जिक्र किया था जितने भी मैंने अभी पढ़ाया है, तो जहाँ जहाँ इनका उल्लेख हुआ है वहाँ पर मैं यही बोलता था ब्राह्मण गंगाधर, और ऐसी बुक में मिलता भी है, ठीक। तो इनका जो मंत्री है, जो ब्राह्मण, देखो उच्च पद में है, ठीक है, गंगाधर है, ये कौन था? ब्राह्मण था। क्लियर है? और शूद्र जाति के यहाँ पे उल्लेख नहीं मिलते, याद रखना। उसी प्रकार आपने मोची सुना होगा। मोची जाति का भी उल्लेख यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अरे हमने कहा था कि देवपाल नामक मोची ने, ठीक है, देवपाल नामक मोची ने खल्लारी में जो है,
ठीक, एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, तो देवपाल नामक मोची ने खल्लारी में एक मंदिर का निर्माण कराया। आपने यहाँ पे सूत्रधार की जाति भी, इसका उल्लेख आप देखेंगे यहाँ पे सूत्रधार जाति, इसका भी उल्लेख मिलता है, जो कि हस्तशिल्प में, याद रखना क्या, हस्तशिल्प में ये प्रवीण थे, हस्तशिल्प में माहिर थे। तो ये दर्शाता है कि वर्ण व्यवस्था जरूर प्रचलन में था, ठीक है, लेकिन वो कठोर नहीं था, क्योंकि क्षत्रियों को उच्च पद प्राप्त था, साथ ही साथ वैश्य एवं ब्राह्मणों को भी उच्च पद में हम देखते हैं। क्लियर है? हाँ, यहाँ पे शूद्रों का उल्लेख हमें नहीं मिलता, लेकिन ब्राह्मणों और वैश्यों, ठीक है, इनको भी उच्च पद प्राप्त था, जो इस बात की पुष्टि इससे होती है कि इसके जो सामंत था वल्लभराज वो वैश्य था, इनके जो मंत्री था, ठीक है, गंगाधर वो ब्राह्मण था। मोची इस जाति का भी हमें उल्लेख यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका अतिरिक्त आप देखेंगे तो वो देवपाल नामक मोची के बारे में आप बता सकते हो। सूत्रधार जाति का भी उल्लेख यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो कि हस्तशिल्प में निपुण थे। ऐसे करके आप मेन से भी तो लिख सकते हो। अब आगे, इसके आगे आप जाओगे सामाजिक स्थिति के अंतर्गत, तो वो महिलाओं की स्थिति हो जाएगी। क्या? महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति काफ़ी सम्मानजनक थी। आपको मैं बता देता हूँ जाजलदेव प्रथम के बारे में। आपने सुना है, तो जाजलदेव प्रथम के बारे में पहले भी मैंने कहा है, आपको याद आ जाएगा। सोमेश्वर देव को उन्होंने पराजित करके बंदी बना लिया था, और सोमेश्वर देव की माता कौन थी? गुंडमहा देवी। ठीक है, तो जाजलदेव ने जब सोमेश्वर देव को बंदी बनाया पराजित करके, तो उसकी माता गुंडमा देवी, ठीक, यहाँ पे लिख ही लेना। तो सोमेश्वर की जो माता थी, क्या थी? गुंडमा देवी। इनके अनुरोध करने पर जाजलदेव ने, ठीक है, उन्हें पुनः मुक्त कर दिया था। मतलब उन्होंने इनकी माता का सम्मान किया, एक बार अनुरोध किया, ठीक है, इनके द्वारा जो एक बार अनुरोध किया जाता है कि सोमेश्वर देव को जो है उसके लिए छोड़ने के लिए, ठीक है, तो जाजलदेव इसी में ही मान जाते हैं, और उसको पराजित किए थे, बंदी बनाए थे, उसको भी मुक्त कर देते हैं। ठीक, जो इस बात को दर्शाता है कि महिलाओं की स्थिति काफ़ी सम्मानजनक थी। बिल्कुल ये भी बात सही है कि ठीक है, इस काल में सामाजिक कुरीतियाँ भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब सती प्रैक्टिसेस हो गया, आप मतलब सती प्रथा हो गया, और आप देखेंगे तो बहु विवाह की बात आप कर सकते हो। अंधविश्वास भी प्रचलित था। बहु विवाह मतलब आपको पता है, रत्नदेव तृतीय की 3 रानियाँ, ठीक है, सती प्रैक्टिस, आप उल्हड़ देव की रानियों की बात कर सकते हो, जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो इससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि सामाजिक कुरीतियाँ भी विद्यमान थी, अंधविश्वास भी इनमें विद्वान था। तो ये हो गया इसकी सामाजिक स्थिति। तो सामाजिक स्थिति के अंतर्गत आप इन चीज़ों पे बात कर सकते हो, वो प्री हो मेंस हो, ठीक है, जैसे पूछे आपसे क्वेश्चन अब बन जाने चाहिए। तो अब हमें जो बात करनी है वो इनकी आर्थिक स्थिति पे, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति पे बात करते हैं। इस काल के लोगों की आर्थिक स्थिति को आप देखोगे तो आपको पशुपालन एवं कृषि पे आधारित नजर आएगा, ठीक है, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, इस पे आपको नज़र आएगा, दिखता है। सिंचाई के मुख्य स्रोत हम लोग तालाबों पे बात करेंगे। अब यहाँ पे आपको उल्लेख करने होंगे कि आपको पता है, ठीक है, ये मिटता नहीं यार, इरिटेट हो जाता है इससे। आपको पता है तालाबों का निर्माण किया गया रतनपुर में। रतनपुर को तो तालाबों का शहर कहा जाता है। आपको ये भी पता है कि विशाल तालाब का निर्माण किसने किया है, उसमें अनेक तालाबों का निर्माण किसने किया है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है रत्नदेव प्रथम, उनके द्वारा जो है वहाँ पे अनेक तालाबों का निर्माण किया गया। जैसे पृथ्वीदेव प्रथम आएंगे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब बनाता है, विशाल तालाब का निर्माण वो करते हैं। तो तालाब इस काल के सिंचाई का मुख्य स्रोत था, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इन्हीं सब चीज़ों को लेके आर्थिक स्थिति पे। क्या पे बात करते हैं? आर्थिक स्थिति पे बात करते हैं, ठीक है। सुन के लिखने की कोशिश करना। इस काल की जो आर्थिक स्थिति है या फिर लोगों का जो जीवन है, याद रखना, ठीक है, चल नहीं रहा ढंग से। लोगों का जो जीवन है वो जो है पशुपालन एवं कृषि पर आधारित था, ठीक। लोगों का जो जीवन है वो पशुपालन एवं कृषि पर आधारित था। इस समय सिंचाई की मुख्य स्रोत देखेंगे तो आपको तालाब नजर आएगा। क्या? इस समय सिंचाई का जो मुख्य स्रोत था वो तालाब था, ठीक, जिसकी पुष्टि किस बात से होती है? इस काल में अनेक तालाबों का निर्माण कराया जाता है। रतनपुर में अनेक तालाबों का निर्माण रत्नदेव प्रथम के द्वारा किया जाता है। रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण, ठीक है, लिखते जाइएगा, पृथ्वीदेव P1 लिख रहा हूँ, पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा करवाया जाता है। अब इतने सारे तालाब जो है रतनपुर में बन रहा है, यही कारण है कि रतनपुर को, ठीक है, तालाबों की नगरी, तालाबों का शहर, टंकियों का शहर भी उसे कहा जाता है, ठीक।
तो सिंचाई का जो प्रमुख साधन था वो, ठीक है, आपके तालाब था। आपको पता है अब आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हो तो आय का जो प्रमुख साधन था, ठीक है, भूमिकर था। आपने ये भी देखा आय का जो प्रमुख साधन था भूमिकर था। लेकिन आर्थिक स्थिति के अंतर्गत इधर मैं बताता हूँ जहाँ पे जगह खाली है, ठीक है। आर्थिक स्थिति के अंतर्गत दो चीज़ को आपको ध्यान में देना होगा और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहला, विनिमय का आधार। क्या कहा मैंने? विनिमय का आधार, इसको लिखना। विनिमय का आधार याद रखना किस प्रकार से होता है? मुद्रा के स्थान पर, क्या मुद्रा के स्थान पर एक कौड़ियों का प्रयोग करते थे। विनिमय का आधार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। मुद्रा के स्थान पे, ठीक है, अगर वो सिक्के के स्थान पे कौड़ियों का प्रयोग करते थे। अब कैसे होता था? 4 कौड़ी बराबर, ठीक है, कितना? 4, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 4 कौड़ी के बराबर होता था 1 गंडा। 4 कौड़ी के बराबर होता था 1 गंडा। 5 गंडा के बराबर होता था। अब 5 गंडा कितना होगा? ठीक है, 5 × 4 मतलब कितना हो जाएगा ये, ठीक है। अब 4 कौड़ी के बराबर 1 गंडा होता था, तो 5 गंडा के बराबर होता था 1 कोरी, और 1 कोरी में कितने होते थे? 20 कौड़ी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1 कोरी, ठीक। अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे तो इसको ऐसे लिख लेना, 4 कौड़ी बराबर 1 गंडा, 5 गंडे बराबर 1 कोरी, ठीक है। 16 कोरी या फिर 20 कोरी लिखना। इसके बाद 20 कोरी बराबर, इसको मिटाना, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो 5 गंडा के बराबर हो जाएगा 1 कोरी, और 20 कोरी के बराबर हो जाता है 1 दोगानी। मैं इसको एक बार रिवाइज करा दूंगा। और 16 दोगानी याद रखना कि बराबर होता था 1 रुपया, ठीक है। तो मुद्रा के स्थान पर किसका प्रयोग कर रहे हैं इन लोग? कौड़ियों को प्रयोग करते थे उस टाइम पे। 4 कौड़ी के बराबर होता था 1 गंडा, तो 5 गंडा के बराबर होता था 1 कोरी। 1 कोरी मतलब 20 कौड़ी, ठीक है। और 20 कोरी के बराबर होता था 1 दोगानी। 16 दोगानी के बराबर होता था 1 रुपया। ये तो रहा विनिमय का आधार। और इसी प्रकार वस्तुओं के माप की, या फिर बोल सकते हो आप मापन की वस्तुएं मापते कैसे थे? भूमि तो हल से मापते थे, लेकिन दूसरी चीज़ों को, जैसे इन लोग जो है सेरी एवं पसेरी एवं मन, आपने सुना होगा 1 सेर 1 पसेर, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना 4 सेर के बराबर होता था 1 पसेरी, और जो 8 पसेरी है इसके बराबर होता था 1 मन, ठीक है। 1 पसेरी है, उस 4 सेर के बराबर होता था 1 पसेरी, और 1 पसेरी के बराबर होता था 1 मन, ठीक। तो आर्थिक स्थिति के अंतर्गत ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना ही मत। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आर्थिक स्थिति के अंतर्गत। अब यहीं पे आप और जिक्र कर सकते हो, ठीक है, आर्थिक स्थिति में ही जो ये रहेगा, जैसे कि आपको पता है, आपने सुना है कल्याण साय के बारे में। कल्याण साय ने जमाबंदी प्रणाली, क्या जमाबंदी प्रणाली एवं, ठीक, यहीं पे लिख लेना, जमाबंदी प्रणाली एवं गढ़ व्यवस्था, ठीक है, इसकी शुरुआत की थी। तो जमाबंदी प्रणाली एवं गढ़ व्यवस्था की शुरुआत कल्याण साय ने की थी, क्लियर है। और यहीं पे लिख लेना, तो वहीं पे लक्ष्मण साय ने, ठीक है, लक्ष्मण साय ने देश बही, पूछा जाता है, देश बही नामक लेखा पुस्तिका तैयार किया था। इसको आप राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत भी जिक्र कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक। तो कल्याण साय ने जमाबंदी, ठीक है, जमाबंदी एवं ये जमाबंदी प्रणाली एवं गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो वहीं पे लक्ष्मण साय ने, एक कलचुरी शासक हैं, देश बही नामक लेखा पुस्तिका तैयार की थी। तो ये हो जाएगी इनकी आर्थिक स्थिति। अभी 2 टॉपिक्स और पढ़नी है, ठीक है, लेकिन ये बोर्ड जवाब दे दिया है। अब आपका जो अगला रहेगा वो है धार्मिक स्थिति। मैं थोड़ा सा आपको क्षमा चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम क्लियर ढंग से आपको दिखने में, यही कारण भी है पिछले जो क्लास मैंने छोड़ा था बीच में, मिटने का कारण भी है, जहाँ पे मैंने बताया था कि ये, ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे आर्थिक के बाद धार्मिक स्थिति, तो धार्मिक स्थिति पे आ जाना। इस टाइम धार्मिक स्थिति क्या थी? एक लाइन में याद रखना, ये धर्मनिरपेक्ष थे स्वयं। तो मैं थोड़ा डिस्कस करने टाइप ही मैं करूँगा, ठीक है, बताऊँगा। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही। ये धर्मनिरपेक्ष थे, ये स्वयं तो शैविज्म थे, मतलब ये क्या थे? शैव धर्म के उपासक थे। हमने जितने भी कल्चरियों की जो क्लास की है, जहाँ पे सभी जितने भी शासकों पे हमने बात की, ठीक है, वहाँ पे एक ही चीज़ कॉमन था कि इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया,
ठीक है, इनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया, जो कि शिव मंदिर होते थे। कहीं कहीं पे आपको विष्णु मंदिर देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर आपको शिव मंदिर देखने के लिए मिला होगा। ठीक है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि इन लोग जो है शैविज्म थे, शैव धर्म के उपासक थे, इनके फॉलोअर थे ये। ठीक, कैसे देखेंगे, जैसे कि इनके ज़्यादातर ताम्रपत्रों की शुरुआत ही आप देखोगे तो इसकी शुरुआत ही ओम नमः शिवाय से होती है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि इन लोग जो है शैविज्म थे, शैव धर्म के उपासक थे। जैसे कि आप देखेंगे अनेक शिव मंदिर का निर्माण कराएंगे। जैसे देखेंगे, आपको पता है रत्नेश्वर एवं बंकेश्वर महादेव मंदिर, इसका निर्माण रत्नदेव प्रथम के द्वारा किया जाता है। आपको ये भी पता है, इसके बाद आप देखेंगे पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर, पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे पाली के शिव मंदिर, ठीक है, पाली के शिव मंदिर, ठीक, इसका जीर्णोद्धार कराया जाता है जाजलदेव प्रथम के द्वारा। क्लियर है, पाली के शिव मंदिर हो गया। मल्हार के केदारेश्वर मंदिर हो गया, मल्हार के केदारेश्वर, मल्हार के जो केदारेश्वर मंदिर हो गया। मल्हार के केदारेश्वर मंदिर इसका किसने किया था, इसको देख लेना। मल्हार के जो केदारेश्वर मंदिर है, ये रत्नदेव तृतीय आपके हो सकते हैं, तो याद रखना रत्नदेव ये तृतीय का है। ठीक है, इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। पहले भी मैंने इसको बताया है आपको, मल्हार के जो शिव मंदिर है ये जाजलदेव सेकंड का है। ठीक है, जो आप मल्हार के केदारेश्वर मंदिर देख रहे हो, इसको जाजलदेव सेकंड कर लेना, ये मैं भूल रहा था। पूरारती याद रखना, पूरारती शिव मंदिर ये हो जाएगा आपका रत्नदेव तृतीय। ठीक है, तो पूरारती शिव मंदिर ये हो जाएगा आपका रत्नदेव तृतीय होनी चाहिए, बिल्कुल ये सही है। तो ये सबसे स्पष्ट होता है कि ये जो है शैविज्म थे, या फिर जो है शैविज्म के फॉलोअर थे, या फिर शैव धर्म के उपासक थे। लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष कैसे थे, इस सबसे स्पष्ट हो गया कि सेम तो ये थे, लेकिन इनमें अन्य सभी धर्मों का संरक्षण प्राप्त था। मतलब इन्होंने जो है अन्य सभी धर्मों को संरक्षण दे रखा था, उनका भी संरक्षण करते थे, सम्मान करते थे। जैसे वैष्णव धर्म हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, ठीक है, वैष्णव धर्म हो गया, जहाँ पे आप देखते हो कि जांजगीर में, ठीक, विष्णु मंदिर का आप निर्माण देखते हो, जांजगीर में जो है विष्णु मंदिर का निर्माण देखते हो। आप राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार देखते हो। राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था, जगतपाल ने कराया था। ठीक, और जांजगीर के विष्णु मंदिर का जो निर्माण है जाजलदेव प्रथम ने कराया था। ठीक है, तो इस बात को दर्शाता है कि वैष्णव धर्म का जो है इसमें संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, शाक्त धर्म की उपासना की जाती थी। महामाया मंदिर हो गया, आप देखेंगे एकवीरा मंदिर हो गया। ठीक है, आप देखेंगे वहाँ पे कोसगई माता मंदिर हो गया, जो बहारेंद्र साय के द्वारा बनाया गया। ये सब पुष्टि करते हैं कि ये शाक्त धर्म की उपासना करते थे। ठीक है, और साथ में जैन और बौद्ध धर्म, इनका भी अस्तित्व आपको इस काल में देखने को मिलेगा, लेकिन उनका प्रभाव थोड़ा कम था। ठीक है, तो ऐसे करके आप धार्मिक जीवन को ख़त्म कर सकते हो, इसके बारे में आप बात कर सकते हो। इसको हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको मैं देखना चाहूँगा। जो कि जांजगीर में विष्णु मंदिर का निर्माण जाजलदेव प्रथम मैंने कहा था, बिल्कुल सही है, और राजीव लोचन वाला जगत वो सही है। महामाया और एकवीरा मंदिर और कोसगई माता मंदिर के लिए लिखना, महामाया मंदिर का निर्माण जाजलदेव प्रथम, एकवीरा मंदिर का निर्माण रत्नदेव तृतीय है, कोसगई माता मंदिर का निर्माण आपके बहारेंद्र साय हैं। तो ये तो रहा इनकी धार्मिक स्थिति। क्लियर है, अब हम लोग लास्ट इसके टॉपिक पे बात करते हैं शिक्षा एवं साहित्य। तो शिक्षा एवं साहित्य के अंतर्गत भी हम लोग शिक्षा पहले बात कर लेते हैं। तो शिक्षा के अंतर्गत आपको 6-7 नाम आपको याद रखना है कि कलचुरी कालीन प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे, और एक क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन सा कलचुरी कालीन शिक्षा केंद्र नहीं था, निम्न में से कौन सा कलचुरी कालीन शिक्षा का केंद्र था। ठीक इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कलचुरी कालीन शिक्षा का केंद्र, याद रखना ये आपका अलग से एक आपके सब टॉपिक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना हमें 7 नाम कम से कम याद रखना है। जैसे इसको याद करना, एक लिख लेना R3। ठीक है, R3 मतलब रायपुर हो जाएगा, राजिम हो जाएगा, और आपको हो जाएगा रतनपुर, राजिम। ठीक है, रायपुर रतनपुर, R3 से याद रख लेना। एक कर लेना SK। ठीक है, संदीप कुमार, तो SK में याद रखना है आपको सिरपुर हो गया। ठीक है, और खैरागढ़ क्या हो जाएगा आपका, सिरपुर और खैरागढ़। तो R3 में RRR रायपुर, राजिम, रतनपुर। SK एक ट्रिक हो जाएगा जिसमें सिरपुर और खैरागढ़ की बात करोगे। ठीक, और एक लिखना है आपको IM।
ठीक है, आई एम जो आप बोलते, लेकिन इसको ऐसे मत लिख लेना, आई एम, ठीक। तो ऐसे लिखना, तो यहाँ से एक आ आपको मिल जाएगा जिसका अर्थ हो जाएगा आरंग, और जो आप एम देख रहे हो इसका अर्थ हो जाएगा मल्हार। और ऐसे आई एम जरा भी मत लिखना, नहीं तो वो आई का मतलब फिर अलग निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो आई एम लिखना, उसके बाद ए आ का मतलब हो जाएगा आरंग, एम का मतलब हो जाएगा मल्हार। इस प्रकार रतनपुर, राजिम, रायपुर, सिरपुर, खैरागढ़ और आपके आरंग, मल्हार, ठीक है, ये कल्चुरीकालीन शिक्षा के केंद्र हो जाएंगे, ठीक है। अब कल्चुरीकालीन साहित्य भी आपको देखना है, तो कल्चुरीकालीन साहित्य को आप यहाँ पे देखने की एक बार कोशिश करना। मैं बताता हूँ इस काल के प्रमुख साहित्यकार के बारे में इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होता है। पहला रहेगा आपका, ठीक है, गोपाल मिश्र। आपने सुना होगा गोपाल मिश्र। तो पहला है आपका गोपाल मिश्र। ये आपको पता है एक कल्चुरी शासक थे, राजसिंह। तो गोपाल मिश्र राजसिंह के दरबारी कवि थे, पहला चीज़। दूसरा, ये हिंदी के परंपरावादी कवि थे। तीसरा, इन्हें छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है, ठीक है। तो तीन चीज़, राजसिंह के दरबारी कवि, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगा हिंदी के परंपरावादी कवि थे, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगा इन्हें जो है छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है, ठीक है। अब इनकी हम लोग रचना पर बात करते हैं। रचना के अंतर्गत इनकी जो एक काफ़ी प्रसिद्ध कृति है, खूब तमाशा, ठीक है, खूब तमाशा। साथ में आपको याद रख लेना है, ठीक है, सुदामा चरित। सुदामा चरित की आप यहाँ बात करोगे, इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो भक्त चिंतामणि है इनकी, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट जो रचना है। तो खूब तमाशा, सुदामा चरित, भक्त चिंतामणि एक इनकी अधूरी कृति है जिसका नाम है राम प्रसाद, राम प्रताप है, ठीक है, जिसका नाम है राम प्रताप। अधूरी मतलब इनकी जो अधूरी रचना है ये, ठीक है, इन्होंने आधा इसका जो है, ठीक है, इसकी रचना आधा किया था, ठीक, जिसको पूरा करने का कार्य इनके पुत्र माखनलाल मिश्र, आपने सुना होगा, ठीक है, माखनलाल मिश्र इनने किया, ठीक है। तो याद रखना, फिर कह रहा हूँ, खूब तमाशा, सुदामा चरित है, भक्त चिंतामणि है, राम प्रताप है। राम प्रताप जो है इनकी अधूरी कृति है जिसको पूरा करने का कार्य इसके पुत्र माखनलाल मिश्र जी करते हैं। आगे आप देखेंगे तो नारायण कवि। नारायण कवि जो है ये संस्कृत कवि थे, संस्कृत के, ठीक है, कवि थे, जिन्होंने रामाभ्युदय, याद रखना, रामा, ठीक है, यार ये चीज रामाभ्युदय, ठीक है, इसको याद रख लेना। तो संस्कृत के कवि थे रामाभ्युदय, ये इनकी रचना थी। आगे चल के आप देखेंगे तो राजशेखर के बारे में, इस काल की कवि के बारे में आप देखेंगे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, क्या कहा मैंने, कर्पूर मंजरी हो गया, ठीक है, काव्य मीमांसा, इसकी आप बात करेंगे, इसलिए लिख लेना, कर्पूर मंजरी हो गया, काव्य मीमांसा, इसकी रचना राजशेखर ने की थी। एक है शिवदत्त शास्त्री, इनके बारे में भी जान लेना। इन्होंने इतिहास समुच्चय, जहाँ पे रतनपुर का इतिहास आपको देखने को मिलेगा, और साथ में इन्होंने एक और रचना किया है, रतनपुर आख्यान, ठीक है। तो इतिहास समुच्चय एवं रतनपुर आख्यान, ये जो है पंडित शिवदत्त शास्त्री, ठीक है, या फिर शिवदत्त शास्त्री, इनकी वो रचना हो जाएगी। और इतने कवियों के बारे में आपको बात करना है, इनके इस काल के, ठीक है, कल्चुरी काल के प्रमुख साहित्यकार के बारे में। तो हमने अब तक जो पढ़ा है इस क्लास में, वो कल्चुरी कालीन स्थानीय प्रशासन था, राजस्व व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक, उसके बाद धार्मिक, फिर शिक्षा एवं साहित्य, ठीक है। तो इतनी चीज़ों पर बात करोगे तो अब आपके जाके कल्चुरी समाप्त होगी। हमने 6 वीडियो में कल्चुरी समाप्त की है, ठीक है। 6 वीडियो बनाने का मतलब भी यह था कि कभी ये थोड़ी ये वाला प्रॉब्लम हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको छोटे छोटे टुकड़ों में देना, ताकि आपको याद करने के लिए ज़्यादा, ठीक है, आसानी हो। एक साथ देने में भी प्रॉब्लम हो जाता है। इसके बाद मैं दूंगा एक साथ, शुरू से लेकर लास्ट तक एक वीडियो जरूर आएगी, जो कि क्विक रिवीजन के तौर पर होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर लेना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ग्रुप से जुड़ना ना भूलना। मैं फिर कह रहा हूँ, जो मैंने बोला था आपको 18 गढ़ों की बात मैंने की थी, ठीक है, उसको ग्रुप में भेजा जाएगा, तो ग्रुप से जुड़ना ना भूलना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ग्रुप का नाम है संदीप स्टडी सेंटर। मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपने ख्याल रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।